तो अगर आप ऐसा पढ़ते हो, अगर आप इस तरह से ये अप्रोच रखते हो, तो आप किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकते हो। 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को तुम 10 बार पढ़ लो। इतना कर लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अपने एग्जाम में 40 में से 40 मार्क्स आप लेके आओगे। हेलो गाइस, क्या हालचाल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसी स्टडी टिप्स के बारे में जिनको अगर आपने एग्जाम टाइम के अंदर फॉलो कर लिया तो आप अपने एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर लेके आओगे। इस बात की गारंटी है। चाहे आप 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो या फिर अपनी 12वीं क्लास में हो, आप किसी भी क्लास में हो, हर एक क्लास का बच्चा इस वीडियो को देख सकता है। अगर आप सच में अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, 40 में से 40 मार्क्स लाना चाहते हो, तो इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप मत करना, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि हर एक टिप उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस को पहले नंबर पर रखने का रीजन ये है कि मैं आपको कितना भी टिप्स बता लूं, मैं आपको कितनी भी स्ट्रेटजीज बता लूं, उसका फायदा यार तब तक नहीं है जब तक आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड नहीं करते हो, ठीक है। सो मैं इसमें कुछ बहुत लंबा मैं वीडियो को नहीं करूंगा, सिंपल से बस इतना कह रहा हूं कि जो भी आपका स्टडी स्लॉट है, जिस भी टाइम आप पढ़ते हो बेसिकली उस टाइम आपके आसपास फोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार 99% केसेस में जो डिस्ट्रैक्शंस का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस अपना मोबाइल फोन ही है, ठीक है। चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया या फिर कोई गेम हो गया। तो बेसिकली ओवरऑल जो मेन डिस्ट्रैक्शन है हमारा, दैट इज योर मोबाइल फोन, ठीक है। इस मोबाइल फोन को ही आपको अच्छी तरीके से यूज भी करना है, बट ये मोबाइल फोन आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है। तो मेक श्योर कि यार जब भी आप पढ़ रहे हो, जिस टाइम आप पढ़ रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा, उस टाइम आपका फोन स्विच ऑफ होना चाहिए और हो सके पॉसिबल तो उसको किसी दूसरे रूम में फेंक के आ जाओ, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो उसको किसी दूसरे रूम में रख के आ जाओ भाई। अपने आसपास फोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना डिस्ट्रैक्शन, कि भाई डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, ठीक है। अगले 1 से 2 महीना जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको ऐसे पकड़ो, गेट खोलो और बाहर फेंक दो, ठीक है। अगले 1 से 2 महीना हमें अच्छे से पढ़ना है, फोकस होकर पढ़ना है, ताकि अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हम लोग कर पाए। सेकंड पॉइंट है अपना मेक अ प्लान। अब ये पॉइंट उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको यार ये लगता है कि भाई मैं उठ तो गया हूं सुबह, ठीक है, मैं सुबह उठ गया हूं, मैं रेडी भी हूं पढ़ने के लिए, बट पढ़ना क्या है, चैप्टर कौन सा करना है भैया, सब्जेक्ट कौन सा करना है, पता ही नहीं है कुछ। दिक्कत आती है प्लान में यार, आपको दिक्कत है प्लान में। तो अगले दिन का, ठीक है, अगले दिन का प्लान आपको आज रात सोने से पहले बना लेना है, ठीक है। अगर आज रात सोने से पहले आपके पास अगले दिन का प्लान नहीं है तो वो दिन आपका वेस्ट जाएगा, वो दिन आपका वेस्ट जाएगा। लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं करना क्या है, आपको पता ही नहीं भाई कब उठना है, कब करना है, कौन सा सब्जेक्ट करना है, आपको कोई टारगेट ही नहीं है। तो जिस भी दिन हमारा टारगेट नहीं होता है वो दिन आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, यह बात आपको ही पता है ना। तो हमें यार ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें डेली टारगेट्स बनाने। आपको जो प्लान होता है, सुनो, जो आपका प्लान होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान। तो अपने को शॉर्ट टर्म प्लान पे फोकस करना है। लॉन्ग टर्म प्लान क्या है कि भाई इस साल मुझे इतना मार्क्स लाना है, ठीक है, इस साल मुझे अपनी क्लास में टॉपर बनना है, दैट इज योर लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान क्या होता है, जो अपने डेली टारगेट्स होते हैं, है ना, जो अपने डेली टारगेट्स होते हैं कि यार आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आज मुझे साइंस में इतने चैप्टर खत्म करने हैं, आज मुझे मैथ्स में ये वाली बुक करनी है, ये आपके डेली टारगेट्स है। तो आपको कुछ डेली शॉर्ट टर्म प्लान पे आपको फोकस करना है। जो बच्चा शॉर्ट टर्म प्लान पे फोकस करता है वो लॉन्ग टर्म में उसको सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो आपको हर रात सोने से पहले अगले दिन का प्लान आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है, आपके हाथ में होना चाहिए लिखा हुआ। ये नहीं कि भाई हाँ सोच लिया, सोचने से कभी कुछ नहीं होता यार, ठीक है। एक कॉपी लो, एक पेज लो, उस पर प्लान लिखो कि भाई कल साइंस के मैं 2 चैप्टर निपटाऊंगा, कल मैथमेटिक्स का मैं एक्सरसाइज ये वाली खत्म करूंगा। जब आप लिख लेते हो तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने वो चीज लिख लिया है उसको। तो मेक श्योर कि हर रोज सोने से पहले अगले दिन का प्लान आपके हाथ में होना चाहिए। बढ़ते हैं अपनी 4th पॉइंट की तरफ। जो हमारा 4th पॉइंट है वो है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। तो काफी इसमें लंबी डिबेट चलती है कि भाई स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो। इस चीज को मैं आज क्लियर कर दूंगा। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो 2 बच्चे हैं, रोहन और सोहन।
जो रोहन है उसने एक सब्जेक्ट की, मान लो साइंस की, उसने 5 बुक कर रखी है। उसने एनसीईआरटी भी कर ली, उसने ये वाली बुक भी कर ली, उसकी दोस्त ने बताया था वो वाली बुक कर ली, टीचर ने कुछ बताया वो वाली बुक कर ली। तो रोहन ने एक सब्जेक्ट की 5 बुक उसने कर रखी है। वहीं पर जो सोहन है उसने मात्र 2 से 3 बुक ही करी है अच्छी से। एट द रिजल्ट के दिन जो सोहन है उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, लिख के ले लो मेरे से। क्यों भाई? तुम किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, कभी भी किसी टॉपर ने ये नहीं बोला होगा कि भाई मैंने एक सब्जेक्ट की 10 बुक की थी, कभी नहीं बोला होगा किसी ने। ठीक है, 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को तुम 10 बार पढ़ लो। ठीक है, रिवीजन मैटर करता है भाई। तुमने जितना बुक्स किया है, कितना बुक्स किया है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हो तो सीबीएसई ने आपका नया पैटर्न निकाला है, टर्म 1 टर्म 2। और टर्म 1 में सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे, आपके स्टैंड अलोन, आपके अजर्शन रीजन, आपके केस बेस। तो इससे पहले आज से ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था। तो बच्चों के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम है कि भैया कैसे करेंगे, कौन सी बुक फॉलो करें। तो मार्केट में मैंने हर एक बुक को एनालाइज किया है, हर एक पब्लिकेशन का बुक मेरे पास है, बट सबसे अच्छा जो बुक मुझे लगा मार्केट में वो है ओसवाल का एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ओसवाल का क्वेश्चन बैंक बेस्ट है यार। ठीक है, सबसे बड़ी इस बुक की यूएसपी क्या है कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपके बनाए गए, चाहे वो केस बेस हो गया, चाहे वो अजर्शन रीजन हो गया, चाहे वो आपका स्टैंड अलोन एमसीक्यू हो गया। सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं, क्वालिटी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके क्वालिटी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपने अभी तक आपको प्रॉब्लम आ रही है एमसीक्यू में तो भाई ओसवाल का एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आपको हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको माइंड मैप मिल जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए माइंड मैप काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो माइंड मैप पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ो, उसके बाद सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसमें सॉल्व कर लो। इतना कर लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अपने एग्जाम में 40 में से 40 मार्क्स आप लेके आओगे। इसको आप अपने जो ये बुक है ओसवाल की, इसको आप अपने आसपास के बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसको ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से लाकर आप इसको परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टडी एनवायरनमेंट। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, मान लो कि मेरे आसपास मेरे हाथ में एक बहुत अच्छी डिश है ना, बहुत अच्छी सब्जी रखी है, बहुत अच्छी उसमें राइस है और बहुत अच्छे स्वीट्स रखे हैं, बहुत अच्छी मिठाई रखी है, बहुत अच्छी मेरे पास सामने एक प्लेट रखी है खाने की। बट मेरे आसपास का जो माहौल है वो बेकार है। मान लो कि मक्खियाँ घूम रही है ना, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है ना, तो मेरे आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट, वो बहुत बेकार है। क्या मैं खाना खा पाऊँगा? बताओ। क्या आप लोग, खाना बहुत अच्छा है, नो मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, खाना बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बट आसपास मक्खियाँ घूम रही है, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, आप खाना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। ठीक है, सेम आपकी स्टडी के साथ भी है कि चाहे आप कितना भी फोकस हो जाओ, चाहे आपको कितना भी मन हो पढ़ने का, बट अगर आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है तो भाई आप उस पर पढ़ नहीं पाओगे। आपको जो एफिशिएंसी है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रखो। ठीक है, मतलब कि यार हो सके तो आप बेड पे मत पढ़ो। बेड पे पढ़ोगे तो आप उस पर लेट के पढ़ोगे आराम से, है ना। आप थोड़ा जब हम लेट के पढ़ते हैं, प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लेट के पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है तो फिर हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो बेड पे नहीं पढ़ना है अपने को ट्राई करना है कि भाई चेयर और टेबल पे पढ़ना है। तो आपको बैठ के पढ़ना है ताकि आपको जो पोस्चर है ना, आपके जो सिटिंग पोजीशन है वो आपके स्ट्रेट रहे, ताकि आप स्लीपी फील ना करो। सेकंड पॉइंट, आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो साफ होना चाहिए। मतलब कि आसपास जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी टेबल पे पढ़ रहे हो, उस पर कोई भी गैजेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस भी टेबल पे आप पढ़ रहे हो उस पर कोई भी गैजेट, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कोई भी गैजेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट, एक और प्रो टिप देना चाहूँगा कि मान लो कि आप साइंस पढ़ रहे हो, है ना, मान लो कि आप साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, सब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ट्राई करो कि सिर्फ उसकी बुक और कॉपी होनी चाहिए, उसके अलावा कोई बुक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी बार ऐसे देखा मैंने बच्चों को कि भाई कुछ बुक खोल के पढ़ रहे हैं बट बगल में पूरा ढेर लगा है बुक का, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे।
वो आपका एक्स्ट्रा आपके ऊपर बर्डन डालेगा आपके ब्रेन के ऊपर, ठीक है। सो मेक श्योर कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सिर्फ उसकी बुक होनी चाहिए और उसकी नोटबुक होनी चाहिए और पूरा आपका टेबल क्लीन होना चाहिए। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है यार, ठीक है, ये सब आपका काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो थर्ड पॉइंट अपना जो था स्टडी एनवायरनमेंट, उसको इंप्रूव करो, ठीक है। अगले 1 से 2 महीना या फिर इन जनरल यार हमेशा आपको जो ऐसा एनवायरनमेंट रखना है ताकि आप उस पर फोकस कर पाओ अपनी स्टडी के ऊपर। तो यार अभी तक हमने बात करी कि भाई पढ़ना कैसे है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है वो इस तरह थी कि भाई पढ़ना किस तरह है, बट एग्ज़ाम में हमें लिख के आना पड़ता है। एग्ज़ाम में हमें अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कितना ही पढ़ लो बट अगर आपको याद नहीं होता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो भाई लर्निंग के ऊपर है कि चीज़ों को याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए काफ़ी एक अच्छा आपको मैंने एक ट्रायंगल पीछे बनाया है, ठीक है। इसे मैंने नाम दिया है लर्निंग ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा 5%, 10%, 30%, 50%, 75% और 90%। तो बेसिकली है क्या, ठीक है। अगर आप सिर्फ कहीं से लेक्चर देखते हो, आपने स्कूल से सीखा, अपनी ट्यूशन से सीखा, यूट्यूब से सीखा, बेसिकली कहीं से अगर आपने कुछ सीखा है, लेक्चर देखा है, बेसिकली उसका क्लास लिया है सिर्फ, तो आपको वो टॉपिक मात्र 5% ही याद होता है। ये फैक्ट है, ठीक है। ये आपका पूरा रिसर्च हुआ है यार कि अगर आपने सिर्फ लेक्चर देखा है तो आपको वो टॉपिक सिर्फ 5% ही समझ आया है। अगर आपने खुद आके उसको एक बार घर आके उसको एक बार रीड कर लिया, उसको अपनी बुक से पढ़ लिया, तो वो टॉपिक आपका 10% क्लियर हो जाता है। अगर आपने उस टॉपिक को लिख लिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके टीचर कहते हैं कि भाई लिखा करो उसको, तो अगर आपने उस टॉपिक को घर आके खुद से लिख लिया, एक बार राइट कर लिया, तो उसके बाद आपको वो 30% वो क्लियर आपके दिमाग में हो जाता है। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस कर लिया कि भाई हाँ इस टॉपिक में ये था और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपस में बेसिकली डिस्कस कर लिया है ना, तो आपको वो टॉपिक 50% तक याद हो जाता है। अगर आपने उसका टेस्ट दे दिया, अपने स्कूल में टेस्ट दे दिया, अपने कहीं किसी कोई सैम्पल पेपर है वहाँ से टेस्ट दे दिया, बेसिकली आपने खुद का टेस्ट किया है, अपने नॉलेज का अगर टेस्ट किया है, तो 75% तक आपको वो टॉपिक पूरे माइंड में आपका याद हो जाता है। बट अगर आपको उस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करना है तो आप किसी को सिखा सकते हो। अगर आपने उस टॉपिक को खुद सीख के किसी को पढ़ा दिया, किसी को समझा दिया, तो आपके माइंड में वो 90% या फिर उससे ज़्यादा आपके माइंड में वो क्लियर हो जाता है। ये फैक्ट है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न जानते हैं ऐसा क्यों होता है। जब भी मान लो कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं किसी टॉपिक को इस तरह से पढ़ूंगा कि भाई बच्चे कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं उसको इतने डीप में पढ़ूंगा कि मैं किसी भी सवाल के लिए रेडी रहूँगा, मैं किसी भी सवाल के लिए रेडी रहूँगा। तो सेम आपके अप्लाई होता है कि आप उस टॉपिक को इस तरह से पढ़ो कि भाई आपसे कहीं से भी सवाल पूछें आप उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यार कि मान लो आपने कोई भी टॉपिक है, साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, आपने कुछ भी पढ़ा है, तो अपने किसी दोस्त को समझा दो, ठीक है, अपने किसी छोटे भाई बहन को समझा दो। बेसिकली किसी भी दूसरे व्यक्ति को अगर आप उसको समझा देते हो, उसको पढ़ा देते हो, तो आपके माइंड में वो और ज़्यादा याद हो जाता है। और एक बार तो यार बहुत बड़े इंसान ने कहा था कि अगर किसी टॉपिक को आप दूसरे व्यक्ति को समझा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है कि भाई वो टॉपिक आपको खुद नहीं आया है, ठीक है। और ये फैक्ट है। तो आपको किसी भी टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना है, ठीक है। एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट कर पा रहे होगे कि यहाँ पे 2 चीज़ लिखी है, एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग। अब पैसिव लर्निंग क्या होती है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको समझा रहा है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति एफर्ट लगा रहा है, वो होती है पैसिव लर्निंग। मतलब कि आपने कुछ एफर्ट नहीं लगाया, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके ऊपर एफर्ट लगाया समझाने के लिए। जैसे कि लेक्चर है ना, जैसे कि लेक्चर है, तो लेक्चर में क्या होता है, आपका टीचर आपको समझाता है, आपने एफर्ट नहीं लगाया, एफर्ट आपकी टीचर ने लगाया समझाने के लिए, एफर्ट आपके टीचर ने आपको समझाने के लिए लगाया है, तो वो आपकी होती है पैसिव लर्निंग कि भाई किसी और ने एफर्ट लगाया है आपको समझाने के लिए। बट एक्टिव लर्निंग क्या होती है, जब आप खुद एफर्ट लगाते हो अपनी तरफ से, वो होती है एक्टिव लर्निंग।
जैसे कि आपने प्रैक्टिस किया, टेस्ट को लिखा, आपने खुद एफर्ट लगाया, आपने किसी को सिखा दिया, आपने किसी को पढ़ाया, आपने खुद एफर्ट लगाया। तो जो एक्टिव लर्निंग होती है वो लंबे समय तक आपको याद करवा सकती है ना। किसी भी चीज़ को याद करना है लंबे समय तक तो आपको एक्टिव लर्निंग करना, ना कि पैसिव लर्निंग करना, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे इस पर डिपेंड है कि भाई कोई दूसरा मेरे को समझा दे, ठीक है। तो आपको पैसिव लर्निंग नहीं करना, आपको एक्टिव लर्निंग पे फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा पढ़ते हो, अगर आप इस तरह से ये अप्रोच रखते हो तो आप किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितनी भी आपको टिप्स बताई है आप उनका प्रॉपर यूज़ करोगे और अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लेके आओगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार इस वीडियो में कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिला है नया, तो आप इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो लाइक करके यार। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो यार, ठीक है। और अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि पहली बार चैनल पे आया है तो यार मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको लेक्चर्स, गाइडेंस, मोटिवेशन, स्ट्रेटजीज, नोट्स सब कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइस।